Hello guys, this is धर्मेंद्र. I welcome you all on IFA. आप लोग थंबनेल पढ़ लिए होंगे. सीखें कैसे उत्पत्ति हुई वाक्यों के प्रकार की. यदि आप लोग केवल वाक्यों के प्रकार सीखना चाहते हो तो ये सीट देखिए और इसको आप रट लीजिए तो आपका काम हो जाएगा. और यदि आप ये सीखना चाहते हो कि इंग्लिश की शुरुआत करने के लिए ये जो वाक्यों के प्रकार हैं इसकी क्या उपयोगिता है तो वीडियो आप देखते रहिए. मैं अपनी क्लास में बच्चों को रटाता नहीं हूँ और मैं क्लास में बोलता हूँ कि मेरे पढ़ाने के बाद यदि आप रट रहे हैं इसका एक ही मतलब है कि आप मुझे अच्छे से सुने नहीं हैं. मैं आपसे एक अपील करता हूँ, मेरे वीडियोस देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इन वीडियोज़ को उन गरीब बच्चों तक अवश्य पहुँचाइए जो पैसे की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं. हमारी और आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्रांति ला सकता है. चलिए मैं एकदम जीरो से शुरू करता हूँ. ये वाक्य क्या है, वाक्य के प्रकार क्या है, इसका इंग्लिश सीखने के लिए क्या मतलब है. इसके लिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ कि किसी भी भाषा का सबसे छोटा इकाई क्या होता है. तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अक्षर होता है. बिल्कुल, अक्षर ही होता है जिसे इंग्लिश में लेटर कहते हैं. और जो ये अक्षर होता है इनके सिंबल्स के ग्रुप को वर्णमाला या अक्षरमाला जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं. और ये जो अक्षरमाला होता है इसको दो भागों में बांटा जाता है, वावल एंड कॉन्सोनेंट, स्वर और व्यंजन. और जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं और इनसे कोई अर्थ निकलने लगे तो ये शब्द कहलाते हैं, वर्ड कहलाते हैं. और जो वर्ड का डेफिनेशन होता है क्या होता है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. मतलब अर्थपूर्ण अक्षरों का समूह शब्द कहलाता है. और जब कई शब्द मिले और उनसे भी कोई न कोई अर्थ निकलने लगे तो वो आपके क्या कहलाते हैं? आपके वाक्य कहलाते हैं. वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस. अर्थपूर्ण शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है. और जब वाक्यों की रचना होने लगती है तो वहीं से कोई न कोई भाषा उत्पन्न होने लगती है. मतलब किसी भी भाषा को सीखने के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो क्या है? वाक्य बनाना सीखना. और जो वाक्य का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर भी होता है. जब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है तो वो क्या होता है? आपका सेंटेंस बनता है. एक वर्ड से भी सेंटेंस बनता है जिसे हम लोग आगे अभी सीखेंगे. मतलब ये जो वाक्यों के प्रकार हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये दो प्रकार के होते हैं, बेसिस ऑन फंक्शन और बेसिस ऑन स्ट्रक्चर. फंक्शन क्या होता है? क्रियाकलाप. एक कहावत है कि ये प्रकृति गतिशील है. गतिशील होने का मतलब क्या? क्रियाशील है. मतलब कोई न कोई एक्शन हो रहा है. एक्शन क्या होता है? पढ़ना, लिखना, सोना, उठना, बैठना, जागना, दौड़ना, ये सब क्या है? आपके एक्शन है. वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? विच सोज एक्शन और एग्जिस्टेंस. एक्शन को अभी हमने बता दिया. एग्जिस्टेंस क्या होता है? इसके लिए मैं एक यहाँ लाइन ऐड करता हूँ. क्रिया के साथ जब समय को मिला दिया जाता है तो वहीं से वाक्यों के प्रकार की उत्पत्ति होने लगती है. तो एक्शंस को तो हमने बता दिया. समय क्या होता है? हो सकता है आप इसे अभी यहाँ न समझ रहे हो. इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कौन हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? राम, श्याम, दिनेश, महेश, जो भी आपका नाम है वो आप बताएंगे कि ये मैं हूँ. ये तो सामान्य बात है. ये जो कॉन्सेप्ट है इसको समझाने के लिए जो मैं चाहता हूँ वो इस तरह से समझें आप कि अगर मैं ये कहूँ कि आप 18 साल, 22 साल, 25 साल जो आपकी उम्र है उस उम्र की आप एक बॉडी है. मतलब इस प्रकृति में आपका क्या अस्तित्व है? 22 साल, 25 साल, 28 साल, यही अस्तित्व है आपका. तो ये क्या है? एक प्रकार का समय है. और इस समय को आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं टेंस में. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. और ये जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है इनको बारीक से पढ़ने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. मतलब ये जो एग्जिस्टेंस होता है वो समय को व्यक्त करता है और हम लोग समय को ऑक्सिलरी वर्ब की सहायता से सीखते हैं. अतः सारी क्रियाकलापों को समयानुसार सुव्यवस्थित ढंग से सीखने के लिए
विद्वानों ने वाक्यों के प्रकार बना दिए हैं, जिससे आप जो एक्शन है इसको किसी न किसी भाषा में अच्छे से सीख और आप समझ पाए। ये जो एक्शन के आधार पर, क्रियाकलाप के आधार पर, फंक्शन के आधार पर जो वाक्य बांटे गए हैं वो 5 प्रकार के हैं। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि वह पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, ये इसका डिक्लेरेशन कैसे होगा, इसका स्पष्टीकरण कैसे होगा? तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं आपका डिक्लरेटिव सेंटेंस, जिसे आप कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं आप स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें क्या बोध होता है? फैक्ट्स, फीलिंग या हिस्टोरी या फिर इवेंट्स, ऐसे जो क्रियाकलापों का बोध होता है उसको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लरेटिव सेंटेंस में। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि कोई क्रिया हो रहा है और उसमें अगर आप ये पूछते हैं कि वो एक्शन कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक ना, मतलब जब आप प्रश्न पूछते हैं तो ऐसे क्रियाकलापों को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं क्या आपका दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए अब हम लोग तीसरा समझते हैं। जब आप कोई एक्शन, कोई क्रियाकलाप दूसरे से करवाते हैं, एडवाइस देकर, रिक्वेस्ट करके या ऑर्डर दे करके, जैसे गो, कम, हेल्प, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ये सब क्या है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस होता है। तो ऐसे क्रियाकलापों को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं आपका तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस का बोध होता है। इसकी हिंदी क्या होती? आज्ञा सूचक वाक्य। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट पे। आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दौरान आपके मन में इच्छा जागती होगी, काश मैं IAS होता, काश मैं राजा होता, काश मैं उड़ पाता, भगवान करे मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, भगवान करे वह फेल हो जाए। मतलब ऐसी क्रियाकलाप जिनसे विश, कर्ष या प्रे, दुआ, बद्दुआ या प्रार्थना का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जिसका हिंदी मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा, पढ़ने के दौरान आपको आया होगा वाओ, ऐसे तो हमने नहीं पढ़ा था। तो जहाँ से सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, दिल के अचानक भाव का बोध होगा, मतलब जहाँ से शॉक, हैरानी, फियर, डर, जॉय, खुशी, सौरो, दुख का बोध हो, जहाँ से आश्चर्य का बोध हो, तो ऐसे क्रियाकलापों को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कहते हैं विस्मयादि बोधक। इसे आश्चर्य सूचक वाक्य भी कहते हैं। मतलब फंक्शन के आधार पर वाक्यों को 5 भागों में बांटा गया है। जब आप इनको अच्छे से सीख जाते हैं तो इनके लिए स्ट्रक्चर समझना जरूरी होता है। इसलिए दूसरा जो पार्ट है वाक्य का, बेसिस ऑन स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पे। पहला जो आपका है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कहने का मतलब होता है जो इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें एक मुख्य वर्ब हो, वो क्या कहलाता है आपका सिंपल सेंटेंस। अगला कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक एक्शन हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, 2 एक्शन हो रहा है, संयुक्त रूप से 2 एक्शन हो रहा है, तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस, जिसकी हिंदी क्या होती है? संयुक्त वाक्य। जब एक से अधिक एक्शन हो, जैसे जब मैं दिल्ली पहुंचा, जब मैं मोदी जी से मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। तो देखिए इसमें कई प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। तो ऐसे क्रियाकलाप के स्ट्रक्चर को सेंटेंस के माध्यम से समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है मिश्रित वाक्य। उम्मीद करता हूं कि ये वाक्यों के प्रकार की उत्पत्ति कैसे हुई, आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। और यदि न समझ पाए हों तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। If you wanna learn English easily, subscribe the channel for new videos notification, and for my motivation hit the like button. See you in next video. Thanks for watching.